also it is against fundamental principles of the constitution जो है। तो सवाल ये कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के रिगार्ड में जो कि कोई भी राइट हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि कोई भी राइट अगर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो फिर वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन हो जाएगा। हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट इसलिए ही नहीं है क्योंकि अगर स्टेट के बनाए रेगुलेशंस जो हैं आपके फंडामेंटल राइट के बीच में अगर आएंगे तो अगर वो राइट्स एब्सोल्यूट होंगे तो ऐसी पोजीशन में विद द चेंजिंग नॉर्म्स, विद द चेंजिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है वो राइट्स फिर जो है टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो फंडामेंटल भी है लेकिन वो एब्सोल्यूट फंडामेंटलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ऐसे में समय समय पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग पुटिंग बैन ऑन द सर्कुलेशन, ऑन द एक्सप्रेशन part of speech is always a question of debate in our political scenario जो है। तो एक तरफ जहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रोटेक्शन की बात है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट नॉर्म्स की रिस्ट्रिक्शंस की बात है कि अगर कि तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस राइट को भले ही एब्सोल्यूट नहीं बताता है लेकिन हमारे इस राइट को प्रोटेक्ट करता है, स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट। तो एक्सप्रेशन का ही एक एस्पेक्ट है जो है मीडिया की फ्रीडम जो है, एक एस्पेक्ट है जिस एक्सप्रेशन के थ्रू जो है हम अपनी बात को पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। कोई भी राइट हमारा स्पीच और एक्सप्रेशन का जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं जाता है तब तक आर्टिकल 19(1)(a) या आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो राइट हैं तब तक उनकी एप्लीकेबिलिटी भी नहीं होती है। तो ऐसे में जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं 19(1)(a) स्पेशली आज हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेशन और स्पीच के रिगार्ड में है। वैसे भी हम जैसे कि आपके सर ने बताया मुझे, हम अपनी सीरीज को जो है 2-3 लेक्चर्स में बांट देंगे। आज हम सिंपल एक्सप्रेशन, स्पीच, मीडिया की बात करते हैं, प्रेस की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्दर करूंगा आपको जो है सोशल मीडिया की तमाम जो इंटरमीडियरीज हैं जिन पर कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं या उससे पहले भी जो कोड ऑफ एथिक्स के नाम पर मीडिया पे रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो हैं स्टेट की तरफ से लगाए गए हैं। अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो चैलेंज हुए हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में वो चैलेंज हुए हैं। उनकी भी हम एक प्रॉपर एक एनालिटिकल हिस्ट्री देखेंगे और उस जुडिशियल माइंडसेट के ऑब्जर्वेशन की स्टडी करेंगे ताकि हमें एक क्लियर कट हमारे सामने पिक्चर बने कि जो सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में जो रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया पर लगी हुई थी, क्या वो आज भी उतनी ही जो है क्या कहते हैं उतनी ही प्रासंगिक है आज के इस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में, तब जबकि मीडिया इतना एडवांस्ड हो चुका है। प्रिंट मीडिया की जगह आज पूरी तरह से सोशल मीडिया ने ले ली है। हमारे आपके सामने जो भी हम एडिशंस देखते हैं, हर न्यूज़पेपर का वेब एडिशन है और प्रिंट एडिशन आने से पहले ही हमारे सामने वेब एडिशन जो है आ जाता है। यानी कि बिल्कुल वक्त नहीं लगता है हमें अपनी बात को सर्कुलेट करने में पब्लिक डोमेन में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो लॉज ऑफ द नेशन है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि जहां पर की स्टेट की पावर है कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन लॉज पर लगा सकता है, तो उन रिस्ट्रिक्शंस की रीजनेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले जो लेजिस्लेचर है, जो स्टेट है, उसको प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ जो है इसको डराइव करना पड़ेगा। क्योंकि आज डेली रोज कुछ न कुछ जो है हमारे सामने डिबेट का टॉपिक सामने आ जा रहा है। हम कईयों दिन तक, महीनों तक जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया को लेकर हम डिबेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रेस की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, स्पीच की बात कर रहे हैं, तो 19(1)(a) का जो फंडामेंटल राइट है ये एक प्रोटेक्टिव मेजर दे रहा है। किस रिगार्ड में? यू हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर उस एस्पेक्ट में प्रेस की बात करें तो प्रेस वाज इंक्लूडेड enshrined in our that particular right, that is the right of expression.
द राइट ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ेंगे जो है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पर बोलते समय जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी समय कहा था कि प्रेस को स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जरूरत जो है एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में जरूरत नहीं है। इस जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन का ही एक एस्पेक्ट है प्रेस की जो फ्रीडम है, और ऐसे में वो हम आप ही हैं, जो सिटीजन्स ही हैं जो कि लिख रहे हैं, ना कि कोई एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है जो कि उस प्रेस के नाम पर लिख रही है। तो प्रेस का एक हिस्सा होने के नाते वी ऑल आर द बीइंग सिटीजनरी ऑफ इंडिया, हम आप ही जो है अपने इस राइट को स्पीच और एक्सप्रेशन के कॉन्टेस्ट में क्लेम कर रहे हैं एज ए फंडामेंटल राइट जो है। तो फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस है क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब कि देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस on the part of the government. The government should not interfere. The government should not restrict the working of the government, the working of the press, functioning of the press. Why? Because this particular right is protected. Although this particular right is not an absolute right, it's okay. Although its right is not a absolute right, the restrictions can be imposed on such right, but those restrictions must be a reasonable restriction. The state cannot put undue क्या कहते हैं undue influence on the paper. The state cannot put arbitrary restrictions on the freedom of press. The state cannot put any arbitrary control over the press, cannot interfere, cannot restrict, cannot create foundations. This is all about what freedom says. It means freedom of press means a right to print and publish without any interference from the state machineries or any other public authority. Public authority वो जिससे हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था स्टेट के रिगार्ड में, कि हर वो पब्लिक अथॉरिटी जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो स्टेट की, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो कोई लोकल अथॉरिटी हो या अदर अथॉरिटी, ऐसी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर वो कोई भी रिस्ट्रिक्टिव मेजर प्रेस के रिगार्ड में बना रही है, तो अगर वो मेजर्स अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, एज पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 रीजनेबल नहीं है, तो ऐसे में वो फ्रीडम जो है अलाउड नहीं है। इसका मतलब कि अब सवाल ये कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों, व्हाई दिस फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नीडेड इन आवर डेमोक्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक सबसे बड़ा काम है प्रेस का हमारे सामने, कि आज हम आप जिस भी समाज में रह रहे हैं, आज किसकी सरकार है या इससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी, या अंग्रेजों के समय जो भी हमारे यहाँ प्रेस हुआ करते थे, या जो लोग भी इस तरह लिखा पढ़ा करते थे, या जो भी उस समय न्यूज़पेपर निकला करते थे, वो और कुछ नहीं, वो एक तरह से पब्लिक ओपिनियन का इम्पैक्ट हुआ करते थे। पब्लिक क्या बोलते हैं, ये इस तरह के न्यूज़पेपर्स, इनकी आर्टिकल्स, इनकी कटिंग्स, ये इस तरह की मैगजीन्स, ये जो है बेसिकली पब्लिक ओपिनियन को बनाने में मदद करते हैं। तो ऐसे में अगर वो पब्लिक अथॉरिटीज जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या वो लोग जो हमारी इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है, हमारी इस डेमोक्रेसी में जो है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर जहां पर की कानून बन रहे हैं, जहां पर की लॉ बन रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। प्रेस के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि भाई कोई चीज या कोई गवर्नमेंट का एक्शन ये अनजस्टिफाइड क्यों है। गवर्नमेंट जब अपनी बात को रखती है, तो गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से रखती है, लेकिन उसका एक काउंटर व्यू भी होता है। काउंटर व्यू के रिगार्ड में यही प्रेस है, यही मीडिया है जो उसके काउंटर व्यू को भी हमारे सामने लाता है, और हम एक बैलेंसिंग एनालिसिस कर पाते हैं, हम एक बैलेंस एनालिसिस कर पाते हैं भाई कि ये प्रोविजंस हैं, ये इसके अगेंस्ट व्यू है, और ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम सोचें जो है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक प्रॉपर बैलेंसिंग की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो जो प्राइम पर्पस है इस मीडिया की फ्रीडम का, वो ये है कि ये इस बात की हमें गारंटी देते हैं कि दे आर पुटिंग अ चेक
एंड बैलेंस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारी जो जुडिशरी है जो है, इस पर जो है इनका कंट्रोल रहता है। अगर ये कोई भी ऐसा एक्ट जो है अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री करते हैं, तो वो जो पोजीशन है जो है दैट कैन बी उसको जो प्रेस है वो हमारे आपके सामने ले आता है। दैट कैन बी प्रॉपरली फाइंड आउट, कार्व्ड आउट बाय द प्रेस, बाय द मीडिया जो है। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी पर इनका जो है प्रॉपर कंट्रोल है। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज की आखिर इसका रोल क्या है हमारे आपके इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है। तो प्रेस का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो हमारी आपकी ओपिनियन बनाने में हमारी मदद करता है। कोई भी अगर सोशल मिनेस है, कोई भी एक सोशल स्टिग्मा है, अगर उसके रिगार्ड में प्रेस और मीडिया के थ्रू चीजें हमारे सामने आती हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल होता है क्या कहते हैं उस सोसाइटल कंट्रोल का, या कहूं कि प्रेस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द सोसाइटी। प्रेस इज ऑल्सो एन मेजर टू रेगुलेट द सोसाइटी। हम अपने किसी भी इस तरह की चीजों से जो है, जैसे अगर कोई एनवायरमेंटल इशू है या क्या कहते हैं नदियों को बचाने की बात होती है, तो प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारा प्रिंट मीडिया हमारे साथ आता है। उसमें निकलने वाले आर्टिकल्स, पीरियोडिकल, मैगजीन्स, चारों तरफ उसकी बात होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हम आप उनको पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पब्लिक ओपिनियन बनती है कि हाँ, हमें बदलना चाहिए, हमें अपने पेड़ों को बचाना चाहिए, हमें जो है अपनी नदियों को बचाना चाहिए, हमें अपने जानवरों को बचाना चाहिए। तमाम इस तरह की क्या कहते हैं हमारी पब्लिक ओपिनियन बनाने में हमारा मीडिया जो है हमारी हेल्प करता है। एक तरफ प्रेस की जो फ्रीडम है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर चेक एंड बैलेंस लगाती है, जहां पर हमारे सामने जो है बहुत सारे राइट्स हैं कि हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, आपकी अथॉरिटी आपको एज पर द लॉ ये करना था बट आप ये कर रहे हैं। अगर वो चीज प्रेस में सामने जाती है तो जाहिर सी बात एक पब्लिक ओपिनियन बनती है कि दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरा कि प्रेस की फ्रीडम जो है, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनको भी जिम्मेदार बनाती है, इन्हें भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाती है। तो ऐसे में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द राइट एज पर गिवन इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ठीक है कि 19 सब क्लॉज 2 भी जो है ये कहता है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये एक्सेप्शन है जो कि 19(1)(a) का जो रिस्ट्रिक्शन है। एक तरफ जहां हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है, ये कहता है कि all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. It means all the citizens, those who are dealing with the business of press also have right to express their self by the means of paper editorials, by the means of electronic media, by the means of such articles, by the means of social media. But there is a restriction. What restriction? Restriction as per given in article 19 sub clause 2 of the constitution. What it says, क्या कहता है कि nothing in sub clause A of clause 1, आर्टिकल 19(1)(a) में किसी भी बात के होते हुए, या कहूं इस तरह से कि नथिंग इन कि आर्टिकल 19(1)(a) में या 19(1)(a) की प्रोविजंस जो हैं किसी भी स्टेट की एग्जिस्टिंग लॉ, और ना ही स्टेट को इस पर्टिकुलर राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने से मना कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर राइट व्हाट इट सेज, दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन व्हाट इट सेज कि nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law. Existing law की definition जो है आर्टिकल 366 के
क्लॉज 10 में दी हुई है। एग्जिस्टिंग लॉ की डिफिनेशन जो है आर्टिकल 366, जहां पर जो कि डिफिनेशन क्लॉज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, वहां पर जो है कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज की डिफिनेशन दी हुई है। उसी में क्लॉज 10 में जो है एग्जिस्टिंग लॉ की डिफिनेशन दी हुई है। तो शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फॉर एज सच लॉ imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said clause in the interest, पहला, in the interest of sovereignty and integrity of India, दूसरा, security of the state, तीसरा, friendly relations with foreign states, चौथा, public order, छठा, decency या morality, सातवां, relationship या regarding contempt of court, फिर आठवां आपका है defamation or incitement to an offense. If a citizen or a citizen who is running a business of press is doing something which is prohibited under Article 19 subclause 2, then Article 19 1A can be restricted by the means of reasonable restrictive laws on the part of the state. तो दोनों बातें हैं, एक तरफ जहां स्टेट को इन एक्सेप्शनल ग्राउंड्स के रिगार्ड में रीजनेबल लॉ बनाने का राइट है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 19(1)A में हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन भी है। तो चेक एंड बैलेंस दोनों पार्ट पर है। चेक एंड बैलेंस सिटीजन्स के पार्ट पर यह है कि सिटीजन्स जो कुछ भी करेंगे इन एक्सेप्शनल क्लॉजेस को देखकर करेंगे, और दूसरी तरफ स्टेट का क्या काम होगा कि स्टेट जो है इन 8 बताए गए जो ग्राउंड्स हैं रिस्ट्रिक्शंस के आर्टिकल 19(1)A के रिगार्ड में, उसके अलावा कोई कानून, कोई लॉ नहीं बनाएंगे जो कि 19(1)A के इस राइट को रिस्ट्रिक्ट करता हो। यानी कि न कुछ कम न कुछ ज्यादा, यानी कि इससे कम भी नहीं बनाएंगे, इससे ज्यादा भी नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ एज अ सिटीजन हमारा फंडामेंटल राइट क्या है कि हमारे पास स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है। तो ऐसे में सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखना इज नॉट एन ऑफेंस। जुडिशरी के दिए गए डिसीजन को क्रिटिसाइज करना इज नॉट एन ऑफेंस। किसी एग्जीक्यूटिव के किए गए एक्शन को क्रिटिसाइज करना इट इज नॉट एन ऑफेंस। लेकिन हाँ, हमारे लिखने से फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर प्रेस के थ्रू अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं, इफ इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या भारत की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाता है, या हमारे रिश्ते जो हैं पड़ोसी मुल्कों से खराब हो जाते हैं, देन इट अमाउंट्स टू बी स्टॉप्ड। सच एन freedom of press, such an right of expression can be prohibited by the state. If your such an writing, if your such an freedom incites an offense, जहां आपने ऐसा कुछ लिख दिया जो है कि लोग भीड़ उग्र हो गई, भीड़ ने जो अपने हाथों में हथियार उठा लिए जो है, और ऐसा कुछ कर दिया जो कि स्टेट की लॉस के अगेंस्ट था, जो स्टेट्स की लॉस के अगेंस्ट था। जैसे आपने देखा था कि भीमा कोरेगांव वाले केस में अभी भी काफी लोग जो है अक्यूज्ड हैं जो हैं, और धीरे धीरे उनके मामलों की सुनवाई जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है। कई लोग थे जिनको ये माना गया कि इन्हीं लोग के लिखने पढ़ने की वजह से, इनकी ही लिखी हुई किताबों से वहां पर लोग भड़के हैं, वहां पर इस तरह के भीमा कोरेगांव में दंगा हुआ था। तो स्टेट के अपने मेजर्स हैं कि स्टेट जो है पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को बनाने के लिए इस तरह के मेजर्स को अपना सकता है, लेकिन वो जो मेजर्स हैं वो विद इन द एम्बिट ऑफ दीज रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स एज पर गिवन इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, उसके ही दायरे में रहने चाहिए। उस दायरे से बाहर जाएंगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हमारी जुडिशरी बैठी हुई है गवर्नमेंट के उस एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आज की नहीं है, ये पहले भी रही है, चाहे वो अंग्रेजों का समय रहा हो और चाहे आज का समय रहा हो। सवाल ये होता है कि
कब किस समय में जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के पार्ट पर लगाई गई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के रिगार्ड में वो सही है या नहीं सही है, इट इज टू बी चेक्ड बाय द जुडिशरी। इट इज टू बी चेक्ड बाय द जुडिशरी। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मेजर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी मेजर्स होते हैं कि वो हमारी आपकी सिक्योरिटी को, हमारी आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस के इस राइट को बहुत तरह से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। और इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुए हैं, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर गवर्नमेंट को डिफेंड किया है और कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रेस को डिफेंड किया है। तो फ्रीडम ऑफ जो प्रेस की जो लड़ाई चली आ रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस से पहले भी हुआ करती थी, तब जबकि भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी, when the national movement was going on in India regarding our freedom, तो उस समय गुलाम भारत में भी जो है प्रेस क्या करते थे, प्रेस उस समय पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाते थे, जिसको हम राजनीतिक चेतना कहते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में हमारी मदद करते थे, और इस तरह के प्रेस और मीडिया पर हमेशा जो है ब्रिटिशर्स की नजर रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है। तो इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए हमेशा जो ब्रिटिशर्स हैं वो लॉ बनाते रहते थे। एक लॉ था 1867 का, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, जिसमें प्रोविजन था कि कोई भी किताब निकलने से पहले, कोई भी किताब प्रेस के माध्यम से निकलने से पहले हर प्रेस का रजिस्ट्रेशन होगा, और उस किताब की एक कॉपी पहले से ही जमा कराई जाएगी कंसर्निंग अथॉरिटी के पास, और उस अथॉरिटी के पास कर देने के बाद ही वो किताब जो है पब्लिक डोमेन में आएगी। अभी हम क्या समझ रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि वॉट एवर ए पर्सन विशेस टू राइट, he has right to written, he has freedom to write। जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी जानता है उसको लिखता है वो, या लिखना चाहता है वो, जो कुछ भी लिखना चाहता है उसको लिखने का राइट होना चाहिए। जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को या समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए कुछ अगर वो लिखना चाहता है तो उसको लिखने से रोक दिया जाए। तो जाहिर सी बात है ये रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 का वो इसी रिगार्ड में था, जहां पर कि किसी भी बुक के पब्लिकेशन से पहले उस बुक को जमा करना था, ताकि ब्रिटिशर्स ये देख सके जो है, वो कंसर्न अथॉरिटीज ये देख सके कि क्या कहते हैं कि वो जो है कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। फिर आपका था 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है बेसिकली था तो इसलिए कि जस्ट टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है, और ऐसे में बहुत सी चीजें हैं जो कि पब्लिक डोमेन से छिपाई जाती थी। इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आने से पहले रिपील कर दिया गया था, जहां पर कि पब्लिक डोमेन के रिगार्ड में कोई भी चीज गवर्नमेंट के सर्वेंट्स या गवर्नमेंट के पार्ट पर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं काम कर रही हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी वर्किंग जो है पब्लिक डोमेन से छिपी नहीं होनी चाहिए। आप भी देखते हैं कि आरटीआई में कुछ चीजों को छोड़कर बाकी हर चीज की इंफॉर्मेशन हमको आपको मिल जाती है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ सीक्रेट प्रोविजंस थे जो है, जिन प्रोविजंस की बेसिस पर जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पर या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की सीक्रेसी के नाम पर जो है उन चीजों को पब्लिक डोमेन से प्रोटेक्ट किया गया था। और अगर पब्लिक डोमेन से अगर वो चीजें बचाई गई थी, इसका मतलब कि प्रेस से भी बचाई गई थी, यानी कि प्रेस की डोमेन भी वहां पर नहीं थी जो है। उसी तरह से इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 था, जहां पर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी उस समय कि किसी भी प्रेस को वो जब्त कर सकता है, फोरफीचर कर सकता है किसी भी प्रेस का, कि अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में बताई गई जो सिक्योरिटी मनी थी अगर वो जमा नहीं करता है तो उस प्रेस की जो भी उसके पब्लिकेशंस हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको अथॉरिटी जब्त कर सकती है। तो पहली बात तो कि ऐसा कोई प्रेस
जिसके पास इतना ज्यादा सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए पैसा ही ना हो, वो अपने आप बाहर हो जाएगा। और दूसरा, अगर है भी थोड़ा बहुत, 2-4 लोगों ने मिलकर अगर जमा भी कर दिया था उस समय, तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्टिव मेजर था कि कुछ भी लिखने से पहले आप हमारे पास जमा करेंगे जो है। और इस तरह से ये स्पेशल पावर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिली हुई थी। फिर 1951 का आपका जो है प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट था जो है, जहां पर भी इस तरह के प्रोविजंस थे कि ऐसे कोई मैटर जो ऑब्सीन हो, जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जो है जिन्हें की सरकार ये समझती है, जिन्हें की स्टेट ये समझता है, जिन्हें की स्टेट के पार्ट पर काम करने वाले गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये समझती हैं कि ये चीजें पब्लिक डोमेन में अगर आएंगी तो इट विल क्रिएट एनॉमिटी इन द सोसाइटी जो है। तो उस रिगार्ड में प्रेस की इस फ्रीडम को वहां पर भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था। फिर बाद में आपका 1965 का जो प्रेस काउंसिल एक्ट था, उसकी बेसिस पर आपका जो है प्रेस काउंसिल 1996 में हमारे यहाँ बनाई गई। और इस प्रेस काउंसिल का जो बेसिक पर्पस था, मेन पर्पस था, वो यही था कि कैसे जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व किया जाए। दूसरा, कैसे जो है न्यूज़पेपर के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, और साथ ही प्रेस के रिगार्ड में कैसे एक कोड ऑफ एथिक्स को जो है डराइव किया जाए। तो प्रेस काउंसिल की तमाम रिकमेंडेशन थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज के इस कॉन्टेस्ट में 1965 या 1996 का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो काम तो करेगा, लेकिन एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि वो जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिन्हें की मीडिया अपने लिए खुद बना रहा है, या नरेश श्रीधर मिराजकर वाला केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर डिसीजन दिया था रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिगार्ड में कि कौन कौन सी चीजें जो हैं प्रेस के रिगार्ड में रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए जो है, या उसी को जजमेंट को फॉलो करते हुए 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक जजमेंट है जहां पर कि मीडिया को रेगुलेट करने की बात कही गई है। तो उनका इस तरह के जजमेंट्स का या जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू आया था जो है, जिसको कि सरकार को कंसीडर करना है, इस तरह के व्यूज का जो है बराबर जो है रिव्यू होते रहना चाहिए। रिव्यू के पीछे बेटा पर्पस ये है कि अगर ये चीजें रिव्यू होती रहेंगी जो है, तो हमेशा जो है स्टेट के क्या कहते हैं, स्टेट के पास भी और प्रेस के पास भी एक प्रॉपर बैलेंसिंग मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को अगर हम गवर्नमेंट के उन रिस्ट्रिक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सिर्फ वही नहीं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उसके बाद भी जो है इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन पर लगती रही हैं। एक अगर एस्पेक्ट देखा जाए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर जो लगने वाला रिस्ट्रिक्शन है, वो एस्पेक्ट आपका है कि देयर शुड नॉट बी एनी प्री सेंसरशिप ऑन द मीडिया। व्हाई? क्योंकि हाँ, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, अगर इसके स्कोप को समझें, इसकी मीनिंग तो समझी हमने, लेकिन इसकी मीनिंग समझ में तब और बेहतर आएगी जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस को हम अलग अलग दायरे में बांट दें, अलग अलग उसे हम कैटेगराइज कर दें, फिर एक एक चीज को पकड़ते हैं, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं, तब शायद हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की मीनिंग और इसका स्कोप जो है शायद ज्यादा समझ में आएगा। फिर आगे की फर्दर के लेक्चर में बच्चों हम उससे फिर आगे आपको फिर हम एक एक चीज पकड़ के आपके साथ चलेंगे, आपको हम मीडिया के साथ भी उसे कोरिलेट करेंगे, और जो भी जितने भी एस्पेक्ट हैं हमारे आपके राइट्स के साथ भी जो सोशल मीडिया के रिगार्ड में है, और इवन जो मैटर सुप्रीम कोर्ट, जो मैटर हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, अभी कल ही आया है वो मैटर जो है हाई कोर्ट के सामने, हम उस पर भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी प्री सेंसरशिप ऑन प्रेस। व्हाई? Printing is one of the aspect of liberty of the press. जो यानी कि liberty, why I just said कि printing is one of the aspect of liberty of the press, because printing is also one of the aspect of freedom of press. जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसे हमें प्रिंट करने का भी अधिकार होना चाहिए। ना सिर्फ प्रिंट बल्कि पब्लिकेशन करने का भी राइट होना चाहिए। ना सिर्फ पब्लिकेशन बल्कि सर्कुलेशन करने का भी राइट होना चाहिए।
उस पर अगर कोई उसकी प्रिंटिंग पर, उसके पब्लिकेशन पर, उसके सर्कुलेशन पर अगर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो देन दोज रिस्ट्रिक्शन must be restricted, then those restriction must be prohibited by the judicial pronouncement। जो है ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है अगर इस तरह के, लेकिन हाँ अगर वो रीजंस जस्टिफाइड है तो उन्हें प्रोटेक्शन है, अदरवाइज इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से मना किया है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये भी है कि फ्रीडम का मतलब कि हमें प्रिंट का भी राइट है, हमें पब्लिश करने का भी राइट है। ऐसे में जो है अगर कोई प्रीवियस परमिशन लेने की बात कही जा रही है कि आप बिना प्री सेंसर, बिना पूछे हमसे आप कोई भी चीज जो है छाप नहीं सकते हैं, तो इस तरह का जो इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप है रिगार्डिंग पब्लिकेशन जो है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का वायलेशन है। ये केस था आपका 1950 का ही केस है, बहुत लीडिंग केस है, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। स्टेट ऑफ दिल्ली के रिगार्ड में ये आपका केस है। इस केस का थोड़ा सा फैक्ट जानिए। इस केस का फैक्ट ये था कि ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट था और उस एक्ट का जो क्या बोलते हैं उस एक्ट का जो एक्सटेंशन था जो है वो दिल्ली तक भी था। जो है पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट था 1949 का, शायद उसका एक कोई सेक्शन था जिस सेक्शन के हिसाब से दिल्ली से निकलने वाला एक पेपर था जो है जिसके रिगार्ड में जो है ये क्या कहते हैं, पेपर का नाम था ऑर्गेनाइजर। जो है कहा गया था जो है कि इसकी एक पब्लिक, इसकी आपको डुप्लीकेट कॉपी जो है दिल्ली कमिश्नर के पास जमा करनी पड़ेगी जो है, तब ये जो है पब्लिक डोमेन में जाएगा जो है। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो प्री सेंसरशिप है और ऐसे में जो है इट इज अगेंस्ट द राइट एज पर गिवन इन आर्टिकल 19(1)(a) of the Constitution, and the freedom of press is included under right to speech and expression। कोर्ट ने कहा कि एक्सप्रेशन का ये राइट है, इट कैन नॉट बी कर्टेल बाय पुटिंग एनी प्री सेंसरशिप फाउंडेशंस। फिर दूसरा बात था कि एक और दूसरा एस्पेक्ट है कि ऐसे मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, ऐसे मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई प्री स्टॉपेज क्लॉज जो है स्टेट के पार्ट पर नहीं होना चाहिए, स्टेट के पार्ट पर नहीं होना चाहिए। जैसे मराठा वाला केस था, मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। अब गवर्नमेंट को लगता है, स्टेट को लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देने से मराठा आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र में भड़क जाएगा। इसके रिगार्ड में वो सिक्योरिटी मेजर लेते हुए जो है वो हिंदुस्तान के सभी पेपरों का मुंबई में आना बैन कर देते हैं। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर था, करंट डिबेटेबल टॉपिक था, जो है एकदम ज्वलंत मुद्दा था जो है। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, इस तरह के राइट को रिस्ट्रिक्ट करना ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था सुप्रीम कोर्ट का 1957 का, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि किसी भी बर्निंग टॉपिक के रिगार्ड में अगर कोई अपनी बात कह रहा है और उसे अपनी बात को कहने से रोका जा रहा है, कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये कि बंद कमरे में नहीं कह रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात आपके सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बात पब्लिक डोमेन में भी जाएगी, आप तक गई, आप इसे पढ़कर लोगों को बताएंगे तो पब्लिक डोमेन में जाएगी। तो ऐसे में किसी के राइट को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना जो है, ये उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात भी करता है, ये उसका वायलेशन है। कोर्ट कहता है कि दिस इज अ सीरियस इंक्रोचमेंट ऑन द वैल्यूएबल एंड चेरिस्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आर राजगोपाल के ऊपर जो है ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था कि वो ऐसा कोई भी पब्लिकेशन नहीं निकाल सकते हैं कि जो कि
गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिफेमेटरी हो। तो कोर्ट ने कहा भाई डिफेमेटरी स्टेटमेंट ये तय करना जो है ये कोर्ट का काम है, स्टेट का नहीं है। वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी है या नहीं है, ऐसे में गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में किसी को लिखने, पढ़ने या अपने को एक्सप्रेस करने के रिगार्ड में अगर रोक दिया जाएगा तो सच अ मैटर इज अ ग्रेट कंसर्न ऑफ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। और कोर्ट ने कहा कि इस केस का जो फैक्ट वो ये था कि बेसिकली एक प्रिजनर था जो है, और उसकी कहानी को वो न्यूज़पेपर में लिखना चाह रहे थे। स्टेट ने ऐसा करने से मना कर दिया कि आप उसकी कहानी को नहीं छाप सकते हैं। जो भी उसके अगेंस्ट, जो भी उसके रिगार्ड में जो भी एविडेंसेस और जो पुलिस केस डायरीज मौजूद थी, उसकी बेसिस पे वो स्टोरी कवर करना चाह रहे थे। तो कोर्ट ने कहा भाई कि ये स्टेट इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। अगर हाँ, स्टेट इस तरह का रिस्ट्रिक्शन तभी लगा सकती है जबकि स्टेट ये कह दे कि इट विल बी कॉज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द सोसाइटी, जहां पर स्टेट को जस्टिफाई करना पड़ेगा जो है कि इस तरह के अपराधी के बारे में लिखना मतलब उसे हीरो बनाना होगा, और अगर हीरो बनाना होगा तो ऐसे में उसके अगेंस्ट जो है तमाम पब्लिक ओपिनियन बनना शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह का कुछ गवर्नमेंट अपना जस्टिफिकेशन दे तो ही रोका जा सकता है, अदरवाइज अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो दैट शुड नॉट बी स्टॉप जो है। एक एस्पेक्ट और है कि राइट टू एक्सेस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सेस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि इस नई वाली पॉलिसी में सरकार कह रही है इन इंटरमीडिएटरीज से जो है, इंटरमीडिएटरीज से कह रही है भाई कि पहला न्यूज़, पहला व्हाट्सएप मैसेज किसने कहाँ से भेजा है, हमें उसकी न्यूज़ चाहिए जब भी हम आपसे मांगे। व्हाट्सएप कह रहा है भाई कि हम कहाँ से दे पाएंगे, अगर आप हमसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या 2 4 10 लोगों का हमें नाम दे दें तो हम उन्हें देखते रहें। अब आप डेली जो है करोड़ों अरबों मैसेज जो है व्हाट्सएप पर ट्रांसफर होते हैं, और हर मैसेज की डिटेल रखना कि पहला मैसेज कहाँ से चला है, इट विल क्रिएट अ मोर डेटाबेस फॉर व्हाट्सएप। और ऐसे में ये हमारे राइट टू, प्लस हम जब उनके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करेंगे तो हम फिर हम जो है क्या कहते हैं, हम जो है फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन जो है आपको राइट देते हैं, और ये आपकी प्राइवेसी का मामला है। खैर, तो अब तीसरा एस्पेक्ट देखिए, वहां खैर तो सरकार की बात थी, यहां पर क्या है, राइट टू एक्सेस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है। एम हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस था, जहां पर कि एक जर्नलिस्ट था जो है, और वो वीडियोग्राफर भी था जो है, ही वाज सीकिंग टू टेक द इंटरव्यू ऑफ अ प्रिजनर, और जिसको कि स्टेट ने मना किया, कैन नॉट परफॉर्म सच एन एक्शन जो है। और तो उसने कहा कि भाई बीइंग अ फ्री सिटीजन जो है ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और उसी तरह से उस अपराधी का भी फंडामेंटल राइट है कि ही हैज राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और कोर्ट कहता है कि इट कैन बी अलाउड। लेकिन यहाँ पर भी है, अगर स्टेट के पास जस्टिफिकेशन है कि स्टेट का जस्टिफिकेशन है, और जस्टिफिकेशन ये है कि ये राइट चूंकि एब्सोल्यूट नहीं है, और ऐसे में जो है, ऐसे में अगर उसका इंटरव्यू लेने से जो है कोई चीज ऐसी पब्लिक डोमेन में जाएगी जो कि उसके फेवर में हो सकती है, और जो कि इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है। एक एस्पेक्ट है कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रिंट है, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन भी है साथ साथ, अगर पब्लिश है, प्रिंट है, सर्कुलेशन भी है। सर्कुलेशन के रिगार्ड में जहां ये कह दिया जाए कि भाई आपका प्रेस जो है दिल्ली और बंबई में ही सिर्फ उसका सर्कुलेशन होगा, बाकी इंडिया के किसी भी स्टेट में उस प्रेस का सर्कुलेशन नहीं होगा। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक केस था, जहां पर कि क्रॉस रोड नाम का एक जनरल था, और उस जनरल को जो है पब्लिश होने से रोक दिया गया, उसके सर्कुलेशन को रोक दिया गया कि इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर सर्कुलेशन इसका नहीं होगा। मद्रास गवर्नमेंट का पेपर था, मद्रास गवर्नमेंट का जो एक्ट था वो था
मद्रास मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। इसी एक्ट की बेसिस पर स्टेट ऑफ मद्रास ने ये ऑर्डर इशू किया कि बंबई से पब्लिश होने वाला पेपर उसका सर्कुलेशन मद्रास में नहीं होगा जो है। कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी ऑफ सर्कुलेशन is also an essential right to the freedom of press and freedom of press, and also circulation is also one of the aspect of freedom of press। और कोर्ट ने कहा कि बिना सर्कुलेशन के जाहिर सी बात है लोगों तक कोई चीज पहुंचेगी नहीं, और ऐसे में ये जो फ्रीडम है इसके मायने बहुत कम हो जाएंगे, इसके मायने बहुत कम हो जाएंगे। मेरे विचार सिर्फ मुझ तक ही रहें, या मेरे विचार मेरे बच्चों तक ही पहुंचे, मेरे विचार उससे भी आगे पहुंचे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज अच्छी आप तक पहुंच रही है तो जाहिर सी बात उस बात को आगे जाना चाहिए। तो ऐसे में जो है बात जब आगे तक जाएगी तो मेरी बात की वैल्यू ज्यादा होगी। उसी तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिगार्ड में भी कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर पेपर के सर्कुलेशन को किसी पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब कि उस पेपर में जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कम लोग उसके बारे में जान पाएंगे। जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जान पाएंगे। एक एस्पेक्ट और है इसका कि अगर सर्कुलेशन की बात है तो जाहिर सी बात है कि हम उसका कितना वॉल्यूम निकाल रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पेजेस हमारे होने चाहिए और कितने व्यूज होने चाहिए। तो व्यूज का मतलब भी सर्कुलेशन के रिगार्ड में आ गया कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक उस पेपर की पहुंच को बनाना। इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में उस पेपर का सर्कुलेशन होना जो है, ये भी जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट है। और इस राइट को स्टेट बिना किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मीन्स है प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज, propagation of ideas without any boundary, without any foundation, without any restriction, without any arbitrary detention on the part of the government, without any arbitrary restriction on the part of the government or public authorities or the state। कोर्ट कहता है कि right to propagate means propagation of ideas, and this particular right is guaranteed under Article 19(1)(a। और ये राइट सिर्फ सर्कुलेशन के रिगार्ड में नहीं है, जबकि ये राइट जो है उस वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन के रिगार्ड में भी है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में अपने न्यूज़पेपर की 100 कॉपी भेज रहे हैं कि 500 कॉपी भेज रहे हैं कि 1000 कॉपी भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमने सर्कुलेशन की बात कही इसके पहले वाले केस में, और इसमें उस सर्कुलेशन के रिगार्ड में हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो सर्कुलेशन में आपका वॉल्यूम भी आ गया कि भाई 100 पेपर जाएगा तो 100 लोगों तक पहुंचेगा, 1000 पेपर जाएगा उसका वॉल्यूम जाएगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा जो है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूज़पेपर प्राइस एंड प्रेज पॉलिसी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट एज पर द राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक एस्पेक्ट और है, पहली बात तो कि देयर जो एस्पेक्ट वो है कि no extra burden tax should be imposed on the press, यानी कि no excessive tax on the press। उससे पहले एक बात कह दूं मैं आपसे कि भाई प्रेस का जो रेगुलेशन है या प्रेस का जो रेगुलेशन है वो टैक्सेस से फ्री नहीं है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई टैक्स आप लगा सकते हैं, बस कोर्ट का सिर्फ इतना कहना है भाई कि टैक्स जो है वो टैक्स आर्बिट्रेरी ना हो, टैक्स इतना हार्श नेचर का ना हो कि भाई हम चीजों को सर्कुलेट ही ना कर सके जो है। इस केस का जो फैक्ट था, केस का नाम था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था 1986 का। इस केस में जो इसके पिटिशनर थे जो हैं, जो कि तमाम पेपर्स के एडिटर्स थे, प्रिंटर्स थे, पब्लिशर्स थे, और जो मैगजीन निकाला करते थे, पीरियोडिक मैगजीन, वीकली मैगजीन निकाला करते थे, उन्होंने इस केस में क्या चैलेंज किया था? उन्होंने 3
चीजों को चैलेंज किया था। एक उन्होंने कस्टम एक्ट 1962 को चैलेंज किया था, दूसरा उन्होंने कस्टम टैरिफ एक्ट जो इसी के साथ जुड़ा हुआ था 1975 उसको चैलेंज किया था, और तीसरा उन्होंने फाइनेंस एक्ट 1981 के अकॉर्डिंगली लगने वाली जो ऑक्सिलरी ड्यूटी थी उसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि ठीक है, द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन, इट मींस टैक्सेशन कैन बी इम्पोज्ड ऑन दीज इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर पर्टिकुलर बिजनेस। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई टैक्स जो कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, ऐसा कोई टैक्स जो कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, यानी कि अगर उनके ऊपर कस्टम